नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 18 स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। सबसे पहले बताते हैं क्या खास लेकर आए हैं आज शो में हम आपके लिए। IRCTC अब डेटा की दुकान लगाने वाला है। जी हां, यहां पर डेटा के मोनेटाइजेशन को लेकर कुछ प्लान्स कंपनी ने बनाए हैं। हमारे मेहमानों से भी समझेंगे और लेकर आएंगे हमारे रिपोर्टर को जो बताएंगे पूरी खबर। नए अवतार में मारुति ऑल्टो K10 की एंट्री आज हो गई है। कौन कौन से नए मॉडल्स हैं और कंपनी के क्या प्लान्स हैं, सुनेंगे खुद कंपनी के मैनेजमेंट को। साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी आज शो में होंगे शामिल। तो शुरुआत करते हैं बाजार की खबर से ही। हमने देखा कि लगातार 8वें दिन हरे निशान के साथ बाजार आज बंद हुआ। हालांकि वीकली एक्सपायरी के दिन काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला बाजार में। आखिरी कारोबारी घंटे में एक शानदार रिकवरी दिखी। निफ्टी 12 अंक चढ़कर 17,960 के पास जाकर बंद हुआ। बाजार को बैंकिंग, FMCG से सपोर्ट मिला। दिन भर और किस तरह का एक्शन रहा आज बाजार में, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी प्रियंका उत्पल आनंद। बिल्कुल, देखिए आज मार्केट्स में आज लग रहा था कि जो शुरुआत में शायद एक प्रेशर रह सकता है एक्सपायरी के दिन पे, लेकिन हर डिप बॉट हुआ है यहाँ पर। और आप देखें तो 16,950 के ऊपर, 17,950 के ऊपर आज एक्सपायरी हुई है। और लास्ट आवर में ये अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अगर हम यहाँ गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो जो ये रिकवरी थी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बैंकिंग स्टॉक्स का भी था। हालांकि हैवी वेट्स ने परफॉर्म नहीं किया, चाहे रिलायंस, HDFC बैंक जैसे या फिर बजाज ट्विंस जैसे काउंटर हो। लेकिन जो दूसरी आपको गेनर्स निकले बैंकिंग स्पेसेस में, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सारे स्पेसेस थे। PSU बैंक में आपको तेजी दिख रही थी। कल भी फाइनेंस काउंटर्स थे, आज बहुत कुछ सिलेक्टिव फाइनेंस काउंटर्स थे। हालांकि उसके अलावा आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ये कुछ टॉप गेनर्स है जो हम देख रहे हैं, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, इसके अलावा टाटा कंज्यूमर, भारतीय एयरटेल, ये दूसरे कुछ और गेनर्स थे। मिड कैप स्पेस में आज हम देखें तो कुछ स्टॉक्स में और सेक्टर्स में बहुत अच्छे मूव्स देखने को मिले। IRCTC अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ देखने को मिली। पूरा पावर और जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस है, वो पिछले 3 दिन से बता रहे हैं कि वहाँ पावर रिफॉर्म्स के चलते कुछ वहाँ रिफॉर्म्स है, कुछ रिलैक्सेशन है, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि उस स्पेस में पूरी अच्छी तेज़ी है। आज अदानी पावर में आज के दिन भी तेज़ी थी, कल भी तेज़ था एक काउंटर, और दूसरे कुछ और मिड कैप और स्मॉल कैप काउंटर्स जैसे BF यूटिलिटीज़ जैसे काउंटर्स थे जिसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा और दूसरे स्पेसिस में कहाँ तेज़ी, पूरा सीमेंट पैक आज, उसमें तो लॉन्ग बिल्टअप भी हुए हैं, लास्ट आवर में भी इनफैक्ट कैरी भी हुए हैं, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपने कैपेक्स प्लान अनाउंस किए थे। और उसके बाद हमने देखा पूरा सीमेंट स्पेक हो, चाहे श्री सीमेंट हो, ACC, अंबुजा, डालमिया भारत हो, इंडिया सीमेंट हो, इन सब में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। फॉर दैट मैटर इंडिया अदानी एंटरप्राइज, क्योंकि उसमें भी एक सीमेंट का कंपोनेंट अब आ जाता है, वहाँ पर भी आपको आज अच्छे मूव्स देखने को मिले हैं। दूसरे जो स्पेसेस थे, राइस स्पेस हो गया, वहाँ अच्छी तेज़ी थी। तो बहुत ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो स्पेसेस हैं वहाँ पर आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और कुछ सिलेक्टेड फाइनेंस काउंटर्स में भी आज के दिन अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो एक्सपायरी ऑन अ हायर नोट हुई है, जहाँ लग रहा था कि शायद थोड़ा प्रेशर आ सकता है बाजार में, लेकिन अभी भी आप देखेंगे लॉन्ग के ट्रेड इनिशिएट हुए हैं और एक्सपायरी आपको ऊपर 17,950 के ऊपर एक्सपायरी होते हुए आज के दिन में दिखाई दी है। बिल्कुल, तो 17,950 के ऊपर एक्सपायरी हुई है। इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्या यहाँ से तेजी बरकरार रहेगी? मेरे दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ, देवांग शाह, रवि सिंह, उन दोनों का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। देवांग, आपसे जानना चाहूँगा मैं, 17,950 के ऊपर एक्सपायरी होने का क्या मतलब? आज तो ऐसा लग रहा था कि शायद बाजार जो है वो दबाव में ही रहेगा, दिन भर का ट्रेड जो है वो रेड में हो रहा था, लेकिन आखिरी 1-1.5 घंटे में जो रिकवरी थी वो अच्छी थी। आपको लगता है ये रिकवरी जारी रह पाएगी आगे भी? निफ्टी की बात करें, ओवरऑल अंडरटोन पॉजिटिव है, बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो मार्केट है वो ओवरबॉट जोन में है। ओवरऑल हम प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है 18,150 के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक यहाँ पे कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए निफ्टी में, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए मार्केट में। जहां तक सपोर्ट लेवल की बात करें निफ्टी का 17,850, 17,800 एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 18,100, 18,150 ये रेजिस्टेंस है निफ्टी फ्यूचर के लिए। 18,100 से 150 के बीच में रेजिस्टेंस, यानी वहां पर कुछ सप्लाई बढ़ने की संभावना। रवि, आपका क्या इस समय व्यू बन रहा है बाजार पर? आप क्या एडवाइस कर रहे हैं क्लाइंट्स को कि अभी नई खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि एक बड़ा तबका बाजार का ये कह रहा है कि अब हम नए हाईज की तरफ जा रहे हैं और शायद दिवाली तक या उससे पहले ही बाजार में नए हाईज भी दिखें। लेकिन एक सेक्शन ऐसा भी है जो कह रहा है कि बाजार अपने लोअर लेवल से काफी चल चुका है, प्रॉफिट है तो निकाल कर घर ले जाइए। आप क्या एडवाइस कर रहे हैं? देखिए, दिवाली का धमाका हो या फिर इस समय जन्माष्टमी की वो हो, उसकी तैयारी के लिए अगर थोड़ा पैसा निकालना है तो बिल्कुल निकाल लेना चाहिए, क्योंकि
प्रॉफिट बुकिंग अगर आप करते रहते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट मेंटेन रहता है। इस समय हालांकि इंडेक्स जो है वो काफी अग्रेसिव यहाँ पर बाय देखने को मिल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी इंडेक्स स्पेसिफिक चर्चा अगर करें और लेवल्स की बात करें तो 18,200 के लेवल या 18,200 के ऊपर जब भी क्लोज करता हुआ नजर आएगा तो वो स्ट्रांग हैंड में रहेगा और नए हाई की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक में ये कहूंगा कि सिर्फ आईटी सेक्टर को छोड़ करके आपको एनर्जी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर से है या फिर बैंकिंग सेक्टर से जिन स्टॉक्स में, या फिर एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी ये रखिए कि अगर आपने हाल फिलहाल में निवेश किया है और आपको 10 से 12% स्टॉक चल चुके हैं तो आपको वहां पर 50% मुनाफा जरूर बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके साथ प्रॉफिट रन करता रहेगा तो आपको करेक्शन का मौका मिलेगा, आप दोबारा ऐड कर सकते हैं, और ऐसी सिचुएशन ज्यादातर स्टॉक्स में आपको देखने को मिल सकती है। करेक्ट। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट घर ले जाने में कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट जैसा रवि भी कह रहे हैं, फेस्टिवल का सीजन आ रहा है, कुछ पैसा घर में रहे तो अच्छी बात है। अगर आपने मुनाफा बनाया है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट अपने घर ले जाइए। और बाकी जैसा अब देवांग बता रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक रहिए बाजार में, इस समय ओवरबॉट टेरिटरी में दिखाई दे रहा है, तो इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक रहना ही बेहतर होगा। हम भी शुरू करते हैं स्टॉक्स की चर्चा, और पहली खबर आपके लिए IRCTC की तरफ से आ रही है, जहां पर ग्राहकों के डेटा के मोनेटाइजेशन की तैयारी हो रही है। क्या मतलब है इसका और क्या डिटेल्स है इस खबर की, बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ रहे हैं। बताइए समीर। सिर्फ देश नहीं बल्कि एशिया पैसिफिक रीजन में भी एक बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यानी कि रेलवे PSU IRCTC अपने डिजिटल डाटा के मोनेटाइजेशन की तरफ कदम बढ़ा रही है, मुद्रीकरण करना चाहती है अपने डिजिटल डाटा को, और इसी दिशा में IRCTC ने ई टेंडर जारी किया है कंसल्टेंट के नियुक्ति को लेकर के। इस कंसल्टेंट की जिम्मेदारी ये होगी कि वो ये तय करेगा कि कौन सा डाटा उसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है उसके मोनेटाइजेशन के लिए, चाहे वो पैसेंजर सेगमेंट का हो, फ्रेट सेगमेंट का हो या फिर किसी अन्य प्रोजेक्ट से जुड़ा हो। तो सूत्र ये बता रहे हैं कि ये जो डाटा मोनेटाइजेशन जो IRCTC कर रही है, इससे IRCTC अपने लिए सालाना 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आमदनी या आय इकट्ठा करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 600 से 700 करोड़ की योजना है सालाना इतनी कमाई ये जो डिजिटल डाटा IRCTC के पास में है इसके मोनेटाइजेशन के जरिए। तो जो ये टेंडर प्रोसेस है, इसमें टेंडर जमा करने की आखिरी तारीख 29 अगस्त है। लेकिन ये आखिर कर क्यों रही है IRCTC? अगर IRCTC के पूरे बेस को देखें तो IRCTC के पास में पैसेंजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन या डाटा काफ़ी उसका बड़ा बेस है। मसलन यात्री किस सेगमेंट में कितना यात्रा कर रहे हैं, कौन सी क्लास में यात्रा करते हैं, किस सेक्टर में यात्रा करते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अन्य जो डाटा IRCTC के पास मौजूद है उसका बेस तगड़ा है। इसके साथ ही जो फ्रेट सेगमेंट माल ढुलाई में भी कौन किस सेगमेंट का पार्सल किस सेक्टर पे उसकी माल ढुलाई हो रही है, ये भी इंफॉर्मेशन IRCTC के पास में है। इसके अलावा IRCTC टूरिज्म क्षेत्र में भी उसके पास कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कई नए प्रोजेक्ट वो चलाने की योजना बना रही है। इन तमाम जो डाटा है इसको IRCTC मोनेटाइज करना चाहता है और इसी के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति को लेकर के यहाँ पर टेंडर जारी किया गया है। अब ये जो कंसल्टेंट है इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी होगी कि मोनेटाइजेशन यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है, डाटा है, इसका मुद्रीकरण तो हो, लेकिन ये साथ ही साथ प्राइवेसी या IT लॉस का उल्लंघन ना करे, तो ये भी कंसल्टेंट को तय करना होगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, माना जा रहा है कि तकरीबन 1 महीने में कंसल्टेंट की नियुक्ति हो जाएगी, 1 से 1.5 महीने में, और उसके बाद कंसल्टेंट की नियुक्ति के बाद में तकरीबन 3 से 6 महीने के भीतर ये कंसल्टेंट अपना एक फाइनल DPR IRCTC को सौंपेगा, जिसके बाद इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। ये एक बड़ी तस्वीर अगर देखें तो सरकार नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की तरफ कदम बढ़ा रही है और उसमें जो रेलवे के हिस्से में जिम्मेदारी है उसमें IRCTC अपनी तरफ से डाटा मोनेटाइजेशन के लिए आगे बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर IRCTC जो डाटा है उसके मोनेटाइजेशन को लेकर के टेंडर जारी कर रही है और जो सालाना कमाई देख रही है वो 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा इस वक्त उम्मीद लगा बैठी है। 500 करोड़ तक की यहाँ पर कमाई होने की उम्मीद है। रवि, आपने कैसे रीड किया इस खबर को? डेटा मोनेटाइजेशन की तरफ शायद ये पहली कंपनी होगी जो इस तरह आगे बढ़ रही है और IRCTC जो है काफ़ी हद तक कमाई करने की उम्मीद रख रही है। इससे कितना फ़ायदा होता दिख रहा है आपको कंपनी को? देखिए, वैल्यूएशन वाइज अगर देखते हैं तो ऑब्वियसली कि बिजनेस जिस हिसाब से रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं या फिर जो एक डेटा उनके पास अवेलेबल है उसको अब वो रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो उसका फायदा तो इनको यहाँ पर बुक्स में देखने को जरूर मिलेगा। और वैसे भी अगर पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखते हैं तो जून के जो नंबर्स थे वो भी काफी अट्रैक्शन में रहे हैं और इस तरीके के स्टेप्स की
आईआरसीटीसी को बहुत जरूरत थी, क्योंकि पीछे बहुत सी नेगेटिव न्यूज की वजह से आईआरसीटीसी बहुत अच्छे ऊपरी लेवल से बहुत अच्छे करेक्शंस देखने को मिले थे। तो इन्वेस्टर को भी ऐसी होप होती कि कंपनी कुछ ऐसा करे जिससे कि उनको यहाँ पर रिटर्न मिल सके। तो मुझे लगता है कि अगर इन सारे वैल्यूएशन नंबर्स को समझते हैं तो जो अभी मोमेंटम है, जो अभी 714 रुपए के पास, 15 रुपए के पास ये स्टॉक चल रहा है, ये मोमेंटम 780 और 820 तक के लेवल दिखा सकता है। तो इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है, न्यूज का पॉजिटिव इंपैक्ट है, नंबर्स अच्छे रहे हैं, उनका फायदा यहाँ पर एक आम इन्वेस्टर को उठाना चाहिए, जो कि आईआरसीटीसी के लिए अभी फिलहाल तो फायदेमंद यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, तो 780 तक के टारगेट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देवांग, आपको लगता है कि इन लेवल्स पर एंट्री करना ठीक है? आज ही इस खबर के दम पर स्टॉक आपके सामने 6-6.5% तेजी के साथ बंद हुआ है। क्या 714 पर एंट्री की जाए या कुछ रुका जाए? ओवरऑल जैसे की बात करें तो हमने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखा है चार्ट के ऊपर ऑन द डेली चार्ट, बट यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल, तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। 680 का एक सपोर्ट जोन है, ये स्टॉप लॉस रखिए। आईआरसीटीसी में अपसाइड लेवल की बात करें तो 750 760 तक के लेवल्स है, वो एक रेजिस्टेंस है आईआरसीटीसी के लिए। ओके, तो 680 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखिए और उसके बाद आप आईआरसीटीसी में लॉन्ग जा सकते हैं। दोनों ही मेहमान मेरे बता रहे हैं कि यहाँ पर 760 770 780 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो उसके लिए आप टारगेट कर सकते हैं एक अच्छा स्टॉक, एक अच्छी मूवमेंट के साथ। आज जो बाजार में हमने देखा, एक बढ़िया खबर ये आई कि देश की जो सबसे बड़ी कार कंपनी है मारुति सुजुकी, उसने देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली ऑल्टो को एक नए अवतार में पेश कर दिया है। ऑल्टो K10 4 वेरिएंट में लॉन्च की गई है। इसके लुक से लेकर सेफ्टी फीचर्स में भी कई बदलाव किए गए हैं। 11,000 रुपए के टोकन अमाउंट के साथ इसकी बुकिंग शुरू की जा सकेगी। लॉन्च के मौके पर कंपनी के सीनियर ईडी शशांक श्रीवास्तव से हमारे सहयोगी दानिश आनंद ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए सुनवाते हैं उसका एक हिस्सा। ऑल्टो K10 को लॉन्च करा है, सबसे पहले सर क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी इस गाड़ी से, और ये एक समय को अगर हम देखें तो आपने तब लॉन्च करा है जब एक कंज्यूमर सेंटिमेंट मिड साइज एसयूवीज या एसयूवीज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जी, आपका बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो रुझान है कंज्यूमर का डिज़ाइन के मुतल्लिक, वो थोड़ा एसयूवी की तरफ गया है। लेकिन मैं आपको एक अदद शुमार दूंगा जिससे आपका शायद आपका जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा नज़रिया जो है वो आपका थोड़ा बदले। और वो ये कि ये जो सेगमेंट है, हैच का सेगमेंट, ये अभी भी बहुत बड़ा सेगमेंट है। ये एसयूवी जितना बड़ा सेगमेंट है, लगभग उसी के बराबर ये सेगमेंट है। इस सेगमेंट में, हैच में, पिछले जो गुज़िश्ता माली वर्ष था 21-22 का, उस साल में 11,52,000 गाड़ी बिकी है, जिसमें से मारुति सुजुकी ने 7,88,000 गाड़ी बेची। यानी हमारा इस सेगमेंट में जो मार्केट की हिस्सेदारी है, बाज़ार की हिस्सेदारी है, वो 70% के करीब है। तो ये सेगमेंट में वॉल्यूम बहुत है। और दूसरा, अगर आप देखें, एक दूसरा मैं आपको स्टेटिस्टिक्स दूंगा कि जो सबसे जो टॉप 4 हैं, जो फहरिस्त है, अगर आप टॉप सेलिंग कार्स की देखें, उसमें पहली 4 गाड़ियां तो हैच हैं, और यही ऑल्टो जिससे पिछले साल 1,45,000 या 46,000 गाड़ी 1,46,000 गाड़ी बेची, उसका सेल किसी भी एसयूवी से ज़्यादा है। तो आज भी ये सेगमेंट रेलिवेंट है और मेरी नज़र में ये आगे आने वाले टाइम में भी रेलिवेंट रहेगा, क्योंकि इंडिया का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो एक बहुत ही एक यंग डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है। 65% लोग जो हैं हमारे कंट्री में वो 30 साल से कम उम्र के हैं। तो उनकी जैसे ही माशी ग्रोथ होती है, इकनॉमिक ग्रोथ होती है, तो आपने देखा होगा कि ये रिक्वायरमेंट बढ़ती है ट्रांसपोर्ट की। तो इस लिहाज से मेरे नज़र में ये बहुत ही अहम सेगमेंट है और हमें उम्मीद है कि इससे हमारे को और वॉल्यूम आएंगे। रवि, ये सवाल मेरे मन में भी आया था कि जब भारतीय कंज्यूमर जो है वो एसयूवी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मारुति ने आखिर K10 का नया वर्जन क्यों लॉन्च किया, इस सेगमेंट में क्यों पैसे लगा रही है कंपनी। लेकिन यहाँ पर कंपनी के ईडी जो हैं शशांक श्रीवास्तव साहब, उन्होंने समझा दिया साफ साफ कि एक बड़ा सेगमेंट अभी भी है, एक बड़ा हिस्सा है जो इस सेगमेंट की गाड़ी खरीदता है। मारुति टॉप लीडर है इस पूरे सेगमेंट में, इसमें कोई दो राय है नहीं। आपको लगता है कि ये जो नई गाड़ी अब लॉन्च की है, नए अवतार में लॉन्च की है, इससे अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगी, लोग गाड़ी खरीदेंगे, कंपनी को फायदा होगा, स्टॉक चलेगा? देखिए, इससे कई चीजें कैप्चर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप एक चीज को स्वामी जी समझिए, इस समय मार्केट की नीड है कि नए नए चेंजेस आना। जो पहली रिक्वायरमेंट है वो यही है, और
एल्टो को जो जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर पूरा का पूरा फेसलिफ्ट किया है, और इस समय भी सेल नंबर में एल्टो नंबर 1 है, क्योंकि बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि अगर कोई पैसा थोड़े इकट्ठे करता है, कार सोचता है, तो वो एल्टो सोचता है। तो एल्टो आगे चले ना चले वो तो बात अपनी जगह, लेकिन मार्केट कैप मुझे लगता है इतना बढ़ जाएगा कि मारुति वहां से भी प्रॉफिट निकाल लेगा। फिलहाल अभी तो जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो अगर वर्ल्ड की इंडिया की अगर से बात की जाए तो एल्टो एक ऐसी कार है जो कि हर घर में, चाहे बड़ी कार हो या एक छोटी कार खरीदनी, तो एल्टो जरूर वहां पर होती है। और यंग जनरेशन 30 साल से नीचे वाले लोग ज्यादा खरीदते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये नंबर्स आगे और बढ़ते हुए नजर आएंगे, और जो चेंजेस किए उसका फायदा कंपनी को यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि अभी तक की जो हिस्ट्री रही है उसमें सेल्स जो है वो 20 से 30% तक इंक्रीज हुई है फेसलिफ्ट के बाद। तो अभी जो सिचुएशन है उसको देखते हैं तो मुझे लगता है कि स्टॉक अट्रैक्शन में रहेगा। मार्केट में उतार चढ़ाव जरूर होंगे, लेकिन अभी के लेवल्स में या लोअर लेवल्स में अपसाइड का टारगेट 9600 का ईयर एंड, यानी इस साल दिवाली तक ही ये एक बार 9600 के लेवल टेस्ट कर सकता है। तो बाय करने का अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है, चाहे आप कार खरीदें ना खरीदें, मारुति का शेयर जरूर खरीद लें। अच्छी बात आपने कही, गाड़ी खरीदें ना खरीदें, शेयर जरूर खरीदें, क्योंकि इससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। 9600 तक के टारगेट मारुति में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है देवांग कि अगर मुझे मान लीजिए मारुति नहीं पसंद है, क्योंकि मेरा थॉट यह है कि मुझे तो एसयूवी मार्केट पसंद है, उसमें एमएनएम इस समय आगे तेजी से बढ़ रहा है, टाटा ने भी बहुत कुछ जो है ग्रोथ दिखा ली है। किस पे जाना चाहिए 4 व्हीलर सेगमेंट में देवांग, आपकी तरफ से मारुति, एमएनएम, टाटा मोटर्स, किसके साथ रहना चाहिए? यहाँ टाटा मोटर की बात करें तो टाटा मोटर में और कंसोलिडेशन काफी एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक के अंदर। अभी भी स्टॉक एक हायर टॉप हायर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक टाटा मोटर हमें यहाँ पे टाटा मोटर एक पिक लग रहा है, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 470 शॉर्ट टर्म के लिए 472 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हायर तरफ के जो लेवल है 510 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं टाटा मोटर्स के में। ओके, तो यानी टाटा मोटर्स आपकी पसंद है, अच्छी बात है। यहाँ पर अगर आप मारुति में करना चाहते हैं बेट, तो फिर आप 9600 तक के टारगेट के लिए मारुति ले सकते हैं, या फिर टाटा मोटर्स एक और ऑप्शन आपके सामने है। रवि, मैं ये भी जानना चाहता था कि चूंकि इतना एक्शन इस समय ऑटो स्पेस में चल रहा है, चाहे वो ईवी की साइड में हो, चाहे वो अब नए नए मॉडल्स कंपनियां लॉन्च कर रही हैं, अब तो फेस्टिवल सीजन आ रहा है, वैसे भी नई नई मॉडल्स आएंगे, गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी। क्या ऑटो को प्ले करने का बेस्ट तरीका ऑटो कंपनियों के स्टॉक खरीदना है या ऑटो एंसिलरी को खरीदना है? क्योंकि वहां पर मूवमेंट काफी अच्छी दिखाई दे रही है, चाहे वो टायर कंपनियां हो या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हो, वो स्टॉक्स ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। सौमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो अगर नहीं आप पूछते तो शायद ये मिस कर जाता, और यही आपकी क्वालिटी है कि आप सारे एंगल ढूंढ लेते हैं। देखिए, अगर मैं एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलता हूं, बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूं। अगर टाटा मोटर या टाटा आप महिंद्रा में निवेश कर रहे हैं, मारुति में निवेश कर रहे हैं, फ्रंट लाइन और बाद में सर्विस पार्ट्स में कंपनी, तो आपका पहला निवेश 60% निवेश आपका होना चाहिए फ्रंट लाइन पे, और 40% आप कंपोनेंट को मत भूलिए, यानी कि ऑटो एक्सिलरी के जो भी स्टॉक्स हैं आप उनकी तरफ ध्यान दे सकते हैं, लुमेक्स हो, जमुना ऑटो हो, या फिर अदर्स कंपनीज के, क्योंकि उनकी भी उतने ही यहाँ पर रिक्वायरमेंट है और उतने ही तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो 60% आप फ्रंट लाइन में निवेश करें, फ्रंट लाइन का मतलब है आप मारुति में निवेश करें, टाटा मोटर में निवेश करें, महिंद्रा, ये आपकी चॉइस हो सकती। लेकिन सेकंड, आप एक्सिलरी जो ऑटो एक्सिलरी है उनमें 40% का निवेश आपको जरूर बनाना चाहिए। ये स्ट्रेटजी रखिए तो मार्केट कहीं भी जाए आपका पोर्टफोलियो चमकेगा। जमुना ऑटो आपकी टॉप पिक मान ली जाए फिर इस स्पेस में से? जी बिल्कुल, जमुना ऑटो और ल्यूमेक्स ये दो ऐसे स्पेस हैं जिन्हें मैं काफी ध्यान रखता हूं और ये मुझे काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। चलिए, तो ऑटो एंसिलरी पर भी आपको बेट करना चाहिए। ऑटो स्पेस में अगर पैसा लगा रहे हैं, 60% लगाइए बड़ी कंपनियों में, ऑटो कंपनियों में, और 40% लगाइए एंसिलरी में। जमुना ऑटो और ल्यूमेक्स, ये दो ऐसे स्टॉक हैं जिनको आप पोर्टफोलियो में कर सकते हैं शामिल। लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना यहां पर है। बैंकिंग स्पेस पे फोकस कर लेते हैं अब। एक खबर पहले बताते हैं, आईडीबीआई बैंक में हिस्सा बिक्री को लेकर वहां सरकार जो है वो एक्शन में आ गई है। विनिवेश के लिए पीई फंड से बातचीत चल रही है। यहां पर डिटेल्स क्या है इस खबर की, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। रिपोर्ट्स आ रही है कि आईडीबीआई बैंक के जो स्टेक सेल की न्यूज़ है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने रीच आउट की है आपके प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स जैसे कि टीपीजी, कार्लाइल और कनाडा के वॉरेन बफे, प्रेम वात्सा के फेयरफैक्स होल्डिंग्स को लेकर। अब ये जो है ऑफकोर्स डाइवेस्टमेंट के लिए है, और ये पूरी मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट और एलआईसी
कि खरीदारी के जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है उसको गॉज करने के लिए गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट दिखा रही है इस पे। पी फंड जो होते हैं ये यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, या कहा जा रहा है रिपोर्ट से कि आइदर वो पार्टनर कर सकते हैं आपके डोमेस्टिक लोकल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को, या एक कंसोर्टियम वाले इन्वेस्टर्स रहेंगे उनके साथ जो है स्टेक सेल में जो है भागीदारी कर सकते हैं। अगर प्रमोटर स्टेक की बात करें तो गवर्नमेंट का लगभग 46% का स्टेक है और LIC का 49% का। अगर ओवरऑल दोनों को कंबाइन करें तो ऑलमोस्ट 95% स्टेक है, जिसका मार्केट वैल्यू 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। हाल ही में जो है हमारे ET नाउ स्वदेश को जो है एक्सक्लूसिवली हमें पता चला था कि गवर्नमेंट जो है इस साल डिसइन्वेस्टमेंट कंप्लीट शायद ना हो पाए, लेकिन जो काम है डिसइन्वेस्टमेंट का वो स्टार्ट हो चुका है और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है एक अप्रूवल लेने की कोशिश की है FDI लिमिट और PE इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए IDBI बैंक के लिए। और हाल ही में DIPAM ने रोड शोज़ भी किए हैं ऑल अक्रॉस US, यूरोप और मिडल ईस्ट। तो ऑफकोर्स IDBI बैंक के जो स्टेक सेल है उस पर ज़रूर फोकस रखिएगा। IDBI बैंक में यहाँ पर हिस्सा बिक्री को लेकर जो है तैयारियां चल रही हैं। देवांग, इस समय क्या व्यू है IDBI बैंक पर? खबरों की वजह से स्टॉक कभी चलता है कभी नहीं चलता है। आज हमने देखा बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं था, लेकिन कोई कॉल लेना हो IDBI बैंक पर तो क्या होगा? IDBI बैंक की बात करें तो ओवरऑल एक कंसोलिडेशन फेज में आई थिंक हमें यहाँ पे जो स्टॉक्स में जो बैंकिंग स्टॉक्स में काफी स्ट्रांग है वैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना चाहिए। यहाँ पे एक अगर लेवल्स की बात करें तो 39 का एक सपोर्ट जोन है IDBI बैंक के लिए, एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 42 का IDBI बैंक। 42 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 39 एक स्टॉप लॉस मान सकते हैं आप। वहां पर आप देख सकते हैं अगर पॉसिबिलिटी है तो ट्रेडिंग के लिए शायद अपॉर्चुनिटी बने। लेकिन रवि, इस समय बैंकिंग पर ब्रॉडली क्या व्यू है? प्राइवेट बैंक बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। आज के सेशन में भी कोटक बैंक हमने देखा 3-3.5% ऊपर था, बैंकिंग इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर था। आप प्राइवेट के साथ हैं या पब्लिक के साथ हैं? देखिए, मेरी फर्स्ट चॉइस में तो प्राइवेट बैंक थोड़े ज्यादा थे और आपने ICICI बैंक को आपने मिस किया होगा, लेकिन वो अब अपने हाई की तरफ बढ़ चुका है और अभी भी जो लक्ष्य है वो 950 का है। दूसरा बैंक DCB बैंक जो मैंने आपके ही शोज में रिकमेंडेशन दी है, IDFC फर्स्ट बैंक जिसे मैंने आपके शो पे कई बार वैल्यू पिक के इन्वेस्टमेंट पे दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपका फोकस थोड़ा सा प्राइवेट बैंक की तरफ ज्यादा रहना चाहिए क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर थोड़ी अच्छी है। लेकिन पोर्टफोलियो का एक हिस्सा आप सरकारी बैंक में रखते हैं और सरकारी बैंक की जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक SBI और दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा। इनकी तरफ भी आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं। और अगर आप रणनीति के हिसाब से अगर जाते हैं तो 70% निवेश बैंकिंग सेक्टर में, अगर 100% का निवेश आप बना रहे हो तो 70 रुपए आप लगाइए प्राइवेट बैंक में, 30 रुपए लगाइए इन दो बैंकों में, तो आपका पोर्टफोलियो एक अच्छा बना रहेगा और एक मोमेंटम जो होगा उसमें आपको फायदा भी मिलेगा। चलिए, तो प्राइवेट बैंक यानी कि बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, मोमेंटम वहां पर बेटर दिखाई दे रहा है। चलिए, ये भी जान लेते हैं हमारे मेहमानों से कि अब कल से नई सीरीज की शुरुआत होगी। क्या करना चाहिए आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में? कौन से स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए? वक्त है VIP शेयर्स का। देवांग, आपसे करना चाहूंगा शुरुआत। बताइए कौन से स्टॉक्स हैं फोकस में कल के लिए आपके पास? फर्स्ट स्टॉक है DLF का ओवरऑल हम चार्ट स्ट्रक्चर है काफी पॉजिटिव है और वापस हमने देखा कि ये एक सपोर्ट जोन से वापस रिवर्सल देखने मिला है। तो DLF बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 378.50 का, टारगेट है 400। नेक्स्ट स्टॉक है लार्सन एंड टुब्रो। ओवरऑल हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें, हाई टॉप हाई बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में मूवमेंट आज भी हमने देखा एक मोमेंटम स्टॉक में बना हुआ था। हमें लगता है कि स्टॉक में अभी भी अपसाइड इंटैक्ट है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 1845 का, टारगेट है 1951। ओके, तो दो कंपनियां दोनों ही अपने स्पेस की दिग्गज, DLF और L&T, इन दोनों पर आप कर सकते हैं फोकस। लॉन्ग जाने की सलाह। रवि, आपकी तरफ से कौन से आइडियाज होंगे? देखिए, सीमेंट सेक्टर की चर्चा आपने स्टार्टिंग में करी थी, लेकिन उसका स्टॉक में लेके आया हूं और वो है इंडिया सीमेंट। जो अभी मोमेंटम बना है उसमें वो 235 रुपए तक के टारगेट आपको अचीव हो सकते हैं। नंबर्स काफी अच्छे हैं और जो न्यूज पॉजिटिव चल रही है उसका भी एक फायदा यहाँ पर मिलेगा। तो आप इसको इंडिया सीमेंट को आप चाहे शॉर्ट टर्म निवेश कर रहे हो या लॉन्ग टर्म, आप इसको यहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है कंस्ट्रक्शन से, खास तौर से ये कंपनी मैन इंफ्रा की मैं बात कर रहा हूं, जो कि पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर दिखा रही है। बड़े बड़े इनके कंस्ट्रक्शन क्षेत्र हैं, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, मॉल हो, हॉस्पिटल हो, इन सभी पे इनका निवेश रहता है। ऑफिसेस वगैरह काफी बनाते हैं, IT पार्क भी बना रहे हैं। तो इसका फायदा अब दिखाई दे रहा है, जो कंस्ट्रक्शन में एक रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल 110 रुपए तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म छोटे शेयर हैं लेकिन आपको बड़ा पटाखा दे सकते हैं, बड़ा मुनाफा दे सकते हैं, तो आप इनको बाय करके चल सकते हैं।
चलिए, छोटे शेयर बड़ा मुनाफा, मैन इंफ्रा और इंडिया सीमेंट, इन दोनों पर है रवि की नज़र। आप भी इसको कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया रवि और देवांग, समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। चलिए, कल की तैयारी को भी हम यहीं समेटेंगे। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।